जियो युग में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की एक कह सकते हैं बहुत गहरी यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे पास कई इन्फोग्राफिक्स और नोट्स हैं जो इस विशाल राज्य के इतिहास, भूगोल और संस्कृति की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम इन आंकड़ों के पीछे जो पैटर्न्स हैं, जो कहानियां छिपी हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी इस चर्चा का एक केंद्रीय भाव रहेगा विशालता और विरोधाभास। आपको हर पहलू में ये दोनों चीजें दिखेंगी। विशालता और विरोधाभास, ये दिलचस्प है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं उस चीज से जो किसी भी जगह की पहली पहचान होती है, उसका नाम और उसकी राजधानी। मुझे यकीन है यहाँ भी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। कहानी बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश हमेशा से उत्तर प्रदेश नहीं था। इसका नाम मतलब कई बार बदला है और हर बदलाव उस दौर की राजनीति की कहानी कहता है। 1836 में जब अंग्रेज अपनी पकड़ बना रहे थे, तब इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत, अच्छा ये तो समझ आता है। बंगाल प्रेसिडेंसी के हिसाब से इसकी लोकेशन यही थी। लेकिन फिर आया 1857 का संग्राम। उसके बाद अवध का इलाका भी पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। तो 1877 में नाम और बड़ा हो गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध दोनों को मिलाकर। हाँ, और फिर 1937 में इसे थोड़ा छोटा करके सिर्फ संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाने लगा। और यही संयुक्त प्रांत आजादी के बाद बना उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, तो यूपी दिवस जो 24 जनवरी को मनाते हैं, उसके पीछे की वजह ये है? बिल्कुल। लेकिन राजधानियां भी तो बदलती रहीं। मैंने सुना है इसकी एक ट्रिक है। हाँ, स्रोतों में एक बड़ी मजेदार ट्रिक दी गई है, APL। बिल्कुल क्रिकेट के IPL की तरह। बिल्कुल वही APL, ये राजधानी के सफर को बताता है। APL, ये तो बड़ा दिलचस्प है। मैं तो सोच रही थी कि राजधानी शायद हमेशा से लखनऊ ही होगी। तो इस APL में A का मतलब आगरा है, जो मुगलों का गढ़ था। लेकिन फिर राजधानी बदली क्यों? इससे आगरा 1836 मुगलों की विरासत थी, लेकिन जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सत्ता पर पूरी तरह से पकड़ बना ली, तो उन्होंने P यानी प्रयागराज को चुना। प्रयागराज? हाँ, 1858 में इसे राजधानी बनाया गया। अंग्रेजों के लिए ये एक ज्यादा सुरक्षित और एक तरह से रणनीतिक गढ़ था। और फिर L से लखनऊ, नवाबों का शहर, जो आज तक राजधानी है। तो ये सफर आगरा की मुगल शान से, प्रयागराज के ब्रिटिश सामरिक केंद्र से होते हुए लखनऊ की नवाबी तहजीब तक पहुंचा। वाह! बिल्कुल, ये बदलाव ही अपने आप में एक मिनी इतिहास है। और ये जो पहचान है, ये सिर्फ नाम और राजधानी में नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रतीकों में भी झलकती है। जैसे राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पुष्प पलाश। लेकिन ये सिर्फ नाम तो नहीं होंगे, इनके पीछे भी कोई मतलब होगा। गहरा मतलब ये प्रतीक सिर्फ नाम के लिए नहीं है। जैसे सारस, जो राजकीय पक्षी है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है और उसकी सबसे बड़ी आबादी गंगा के मैदानों में ही मिलती है। अच्छा। तो उसका होना यहाँ के वेटलैंड्स यानी नम भूमि के स्वास्थ्य का एक संकेत है। और तो ये प्रतीक एक तरह से प्रदेश की पारिस्थितिक पहचान को भी दर्शाते हैं। और राजकीय चिन्ह, उसमें 2 मछलियां और एक तीर धनुष है। और वो गंगा जमुनी तहजीब का सबसे सुंदर उदाहरण है। मछलियां अवध के मुस्लिम नवाबों की निशानी है, तो तीर धनुष अयोध्या के भगवान राम का प्रतीक है। अरे वाह, मतलब एक ही चिन्ह में अवध और अयोध्या का संगम। ये दिखाता है कि ये प्रदेश कितनी अलग-अलग संस्कृतियों को एक साथ लेकर चलता है। बिल्कुल। इसी विविधता की बात करें तो सीमाओं पर एक जिला ऐसा है जिसकी भौगोलिक स्थिति कमाल की है। आप सोनभद्र की बात कर रहे हैं, उसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सी ऊर्जा संयंत्र है। सही कहा, लेकिन उसकी असली खासियत ये है कि वो अकेला ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 4 राज्य, एक जिला? जी हाँ, ये उसे आर्थिक और रणनीतिक रूप से बहुत अहम बना देता है। और इसी तरह नेपाल से लगे 7 जिले भी हैं। लेकिन ये तो हुई सीमाओं की बात। जी। प्रदेश के अंदर की जमीन कैसी है? क्या वो एक जैसी है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर आपको उत्तर प्रदेश की विशालता साफ दिखती है। इसे मोटे तौर पर 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। सबसे उत्तर में हिमालय के ठीक नीचे है भाबर और तराई क्षेत्र।
भाबर और तराई? भाबर वो पथरीला इलाका है जहां नदियां पत्थरों के नीचे जैसे गायब हो जाती हैं, और तराई वो दलदली पट्टी है जहां ये नदियां फिर से जमीन पर आ जाती हैं। यानी एक तरह का प्राकृतिक फिल्टर सिस्टम। और बीच का विशाल मैदान, वो इस प्रदेश का दिल और उसकी अन्न की कटोरी है। ये दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। इसे भी दो हिस्सों में बांटते हैं, खादर जो नदियों के पास की नई उपजाऊ मिट्टी है, और बांगर जो पुरानी मिट्टी वाला थोड़ा ऊंचा इलाका है। और तीसरा हिस्सा है दक्षिण का पठारी भाग, जिसे हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। हाँ, वो एक कठोर और प्राचीन पठार है। तो देखिए, एक ही राज्य में पथरीला भाबर, दलदली तराई, उपजाऊ मैदान और कठोर पठार, कितनी ज्यादा भौगोलिक विविधता है। और इसी का सीधा असर यहाँ की जलवायु पर पड़ता होगा। बिल्कुल। पूरब के गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो पश्चिम में आते आते मथुरा में सबसे कम। और ये जो 3 अलग अलग तरह के भूभाग हैं, इन सबको एक साथ पिरोने का काम करती हैं यहाँ की नदियाँ, जो इस प्रदेश की असली जीवन रेखा हैं। बिल्कुल। गंगा और यमुना इस प्रदेश की पहचान है। गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है और लगभग 28 जिलों से गुजरते हुए बलिया से बाहर निकल जाती है। वहीं यमुना सहारनपुर से आती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ये तो खैर सब जानते हैं। लेकिन हमारे स्रोतों में एक आंकड़ा है जो मुझे चौंका गया, सिंचाई को लेकर। मैं तो हमेशा सोचती थी कि यूपी की खेती मतलब नहरों का एक बड़ा सा जाल, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। आप उस नलकूप क्रांति की बात कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। प्रदेश की लगभग 71 से 75% सिंचाई नलकूपों यानी ट्यूबवेल से होती है। 75%? जी हाँ। इसका मतलब है कि यूपी की खेती जमीन पर बहने वाले पानी से ज्यादा जमीन के नीचे के पानी पर टिकी हुई है। किसान सरकार की नहरों से ज्यादा अपने भूजल पर निर्भर हैं। तो शारदा नहर प्रणाली जो सबसे लंबी है, उसका योगदान तो फिर काफी कम रह गया होगा? नहरों का योगदान अब सिर्फ 21% के आसपास है। शारदा नहर बहुत बड़ी है, लगभग 9,700 किलोमीटर लंबी, लेकिन नलकूपों ने खेल ही बदल दिया है। पर इस क्रांति की एक बड़ी कीमत भी है। वो क्या? भूजल का इतना ज्यादा दोहन हुआ है कि प्रदेश के कई ब्लॉक डार्क जोन में आ गए हैं, जहां पानी का स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है। तो ये एक और विरोधाभास है। एक तरफ पानी से लबालब नदियां हैं और दूसरी तरफ जमीन के नीचे पानी का संकट। इसी तरह का एक और विरोधाभास जमीन के ऊपर की हरियाली और जमीन के नीचे के खजाने में भी दिखता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य है कि देश के 1/3 यानी 33% हिस्से पर जंगल हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 6% से भी कम है। सिर्फ 6%? इसे ऐसे समझिए कि अगर यूपी एक कमरा है तो उसमें कालीन बिछाने जितनी भी हरियाली नहीं है। ये दिखाता है कि जनसंख्या और कृषि के दबाव ने प्रदेश के प्राकृतिक आवरण को कितना सिकोड़ दिया है। और ये 6% जंगल भी एक जगह नहीं है। ज्यादातर यानी लगभग 57% तराई क्षेत्र में है, 32% दक्षिण के विंध्य क्षेत्र में, और जो विशाल मैदानी इलाका है जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वहां सिर्फ 11% जंगल हैं। ये एक बड़ा पारिस्थितिक असंतुलन है। लेकिन अगर जमीन के ऊपर हरियाली की कमी है, तो जमीन के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है, खासकर दक्षिण के पठारी इलाके में। हाँ, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को प्रदेश का खनन केंद्र कहना गलत नहीं होगा। प्रदेश के कुल खनिज मूल्य का लगभग 47% हिस्सा अकेले एक चीज से आता है, कोयला। ब्लैक गोल्ड। हाँ, ब्लैक गोल्ड। और ये मिलता है सिंगरौली में, जो सोनभद्र जिले में है। सिर्फ कोयला ही नहीं, मैंने पढ़ा कि डाइस्पोर और एंडोलोसाइट जैसे खनिजों के उत्पादन में तो यूपी देश में पहले नंबर पे है। ललितपुर में यूरेनियम के भंडार भी हैं। बिल्कुल। मिर्जापुर का चूना पत्थर सीमेंट उद्योग की जान है, तो प्रयागराज की सिलिका सैंड कांच उद्योग की। तो ये साफ है कि प्रदेश की औद्योगिक संपदा दक्षिण के इन 10-12 जिलों में केंद्रित है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की उस रीढ़ की बात करते हैं जो प्रदेश के करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, कृषि। उत्तर प्रदेश को 9 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो यहाँ फसलों की अविश्वसनीय विविधता को जन्म देता है। गेहूं के उत्पादन में तो प्रदेश देश में नंबर 1 पर है ही, साथ ही गन्ना यहाँ की सबसे बड़ी नकदी फसल है। और गन्ने से मुझे याद आया चीनी उद्योग, जो शायद कृषि के बाद रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर की चीनी मिलें तो बहुत प्रसिद्ध है। और दूसरा है कपड़ा उद्योग, जिसके लिए कानपुर को कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। ये पारंपरिक उद्योग आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक योजना ने स्थानीय उत्पादों को एक नई पहचान दी है, और वो है एक जिला एक उत्पाद,
या ओडीओपी। हाँ, ओडीओपी। ये योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा और असरदार है। हर जिले के किसी एक खास उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना। और इसके उदाहरण कमाल के हैं। अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद का पीतल का काम, जिसे पीतल नगरी भी कहते हैं, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां, कन्नौज का इत्र और गोरखपुर का टेराकोटा। इस एक योजना ने छोटे कारीगरों को एक बड़ा मंच दिया है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था और उद्योग के बाद अब जरा प्रदेश के लोगों और समाज पर नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े एक और दिलचस्प विरोधाभास की कहानी कहते हैं। जनसंख्या में तो ये विरोधाभास साफ है। एक तरफ देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रयागराज है, तो दूसरी तरफ सबसे कम आबादी वाला महोबा। लेकिन असली विरोधाभास साक्षरता और लिंगानुपात के आंकड़ों में छिपा है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। साक्षरता में सबसे आगे है गौतम बुद्ध नगर, यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा का इलाका, और सबसे पीछे है श्रावस्ती। तभी तो शायद स्कूल चलो अभियान को हाल ही में श्रावस्ती से दोबारा लॉन्च किया गया था। बिल्कुल, यही वजह है। लेकिन जो बात मुझे हजम नहीं हुई वो है लिंगानुपात का आंकड़ा। वही सबसे बड़ा विरोधाभास है। प्रदेश में सबसे अच्छा लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जौनपुर में है 1024। और सबसे खराब कहाँ है? उसी जिले में जो साक्षरता और विकास में नंबर 1 है, गौतम बुद्ध नगर, सिर्फ 851। ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब जहां सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई, सबसे ज्यादा पैसा और आधुनिकता है, वहीं बेटियों को लेकर सोच सबसे पिछड़ी हुई है। ये तो विकास के हमारे मॉडल पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति हमेशा एक साथ नहीं चलते। और ये सांस्कृतिक विविधता सिर्फ आंकड़ों में नहीं, लोगों के रहन सहन में भी दिखती है। सोनभद्र को याद कीजिए, जिसे हमने पावर कैपिटल कहा था। हाँ। उसे जनजातीय राजधानी भी कहा जाता है। और वहां की थारू जनजाति से जुड़ी एक अनोखी परंपरा है। हमारे स्रोतों के मुताबिक वे दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। हाँ, लेकिन ये दुख वाला शोक नहीं है। ये अपने पूर्वजों को याद करने और उन्हें सम्मान देने का एक तरीका है। और मेलों की तो बात ही अलग है। प्रयागराज का कुंभ तो दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा है। मेरठ का नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और आगरा का बटेश्वर मेला देश के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। सही। संस्कृति और समाज की इतनी परतों के बाद इतिहास को छोड़ना तो नाइंसाफी होगी। अगर भारत की आज़ादी की कहानी एक फिल्म है, तो यूपी उसका सेट भी था और शायद उसका हीरो भी। बहुत खूब कहा। कहानी की शुरुआत ही यहीं से होती है। 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी 10 मई को मेरठ की छावनी से ही भड़की थी। बिल्कुल। इसने पूरे देश में आज़ादी का जो जज्बा पैदा किया, वो इतिहास है। और फिर ये प्रदेश सिर्फ क्रांति का नहीं, बल्कि वैचारिक राजनीति का भी केंद्र बना। 1916 का लखनऊ पैक्ट, जहां कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हुए, और उससे भी बड़ी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ये भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी घटना थी। और फिर आता है 1925 का साल, जो 2 बड़ी वजहों से याद रखा जाता है। एक तरफ कानपुर में सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनकर महिलाओं की आवाज को राष्ट्रीय मंच पर बुलंद करती हैं। तो दूसरी तरफ उसी साल लखनऊ के पास काकोरी में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे युवा क्रांतिकारी ट्रेन एक्शन करके ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती देते हैं। यानी एक ही समय पर एक ही प्रदेश में गांधीवादी और क्रांतिकारी दोनों धाराएं पूरी ताकत से बह रही थीं। ये दिखाता है कि यहाँ की मिट्टी में हर तरह आगे बढ़ाते हैं। अब जरा इसके लंबे और नाटकीय इतिहास में गोता लगाते हैं। स्रोत बताते हैं कि प्राचीन काल में 16 में से 8 महाजनपद यहीं थे। बिल्कुल। कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस समय के सत्ता और संस्कृति के बहुत बड़े केंद्र थे। यही वो भूमि है जहां बौद्ध धर्म फला फूला। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो आप कह सकती हैं कि भारत के वैचारिक और आध्यात्मिक इतिहास की नींव इसी मिट्टी पर रखी गई। लेकिन हमारे स्रोत 1857 की क्रांति पर बहुत जोर देते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि क्रांति मेरठ से शुरू हुई, पर मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि संघर्ष के कितने अलग-अलग और शक्तिशाली केंद्र इसी इलाके में थे। लखनऊ, कानपुर, झांसी, बलिया। ऐसा क्यों था कि यही क्षेत्र इस क्रांति का गढ़ बन गया? कोई खास वजह थी?
बहुत अच्छा सवाल है और इसकी जड़ें राजनीति और समाज दोनों में हैं। अवध, जो इस क्षेत्र का दिल था, उसे अंग्रेजों ने कुछ ही साल पहले हड़प लिया था, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। यहाँ के तालुकदार और जमींदार अपनी जमीनें खो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश सेना की बंगाल आर्मी में सबसे ज्यादा सिपाही इसी अवध भोजपुर क्षेत्र से आते थे। तो जब कारतूस वाली घटना हुई तो पेशेवर सैनिकों का गुस्सा और आम जनता का असंतोष दोनों एक साथ भड़क उठे। मतलब ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक तरह का जन आंदोलन बन गया था। और इसी वजह से हमें बेगम हजरत महल, नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई जैसे अलग अलग नेता दिखाई देते हैं, जो अपने अपने इलाकों में संघर्ष को जी रहे थे। बिल्कुल। और ये जज्बा सिर्फ 1857 तक सीमित नहीं रहा। 1925 का काकोरी कांड हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इस जमीन ने हमेशा सत्ता को चुनौती दी है। स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प बात है बलिया की। 1942 में वहां चित्तू पांडे के नेतृत्व में कुछ दिनों के लिए एक समानांतर सरकार ही बना ली गई थी। तब अंग्रेजी हुकूमत के रहते हुए एक पूरी तरह से स्वतंत्र भारतीय सरकार चल रही थी। ये तो एक असाधारण बात है। ये कितने दिन चली? इसका क्या असर हुआ? ये कुछ ही हफ्तों तक चली, जब तक कि अंग्रेजों ने उसे बेरहमी से कुचल नहीं दिया। लेकिन इसका सांकेतिक महत्व बहुत बड़ा था। इसने ये दिखा दिया कि भारतीय अब अपना शासन खुद चलाने के लिए तैयार हैं और उनमें ऐसा करने की हिम्मत भी है। ये घटना इस क्षेत्र के विद्रोही चरित्र को दर्शाती है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जब हम भूगोल पर आते हैं तो में चौंकाते हैं। करीब 66% कामकाजी आबादी खेती पर निर्भर है और उत्पादन के मामले में तो ये देश में अव्वल है। गेहूं, गन्ना, आलू सब में नंबर 1। बिल्कुल। यहाँ 3 फसल चक्र चलते हैं, रबी, खरीफ और जायद। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि कुछ फसलें अब सिर्फ फसलें नहीं रहीं, वे अपने आप में एक ब्रांड बन गई हैं। हमारे स्रोत ने ब्रांड यूपी कहते हैं। अच्छा, ब्रांड यूपी। ये सिर्फ पैदावार की बात है या इसके पीछे कोई गहरी आर्थिक या सांस्कृतिक कहानी भी है? जैसे मलिहाबाद का आम दशहरी ही क्यों बना? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ पैदावार नहीं, ये एक पूरी विरासत और इकोसिस्टम है। मलिहाबाद की खास मिट्टी और मौसम ने दशहरी को उसका अनूठा स्वाद दिया, जिसे मुगल काल से ही संरक्षण मिला। आज ये एक जीआई टैग वाला उत्पाद है। अच्छा। जिसका मतलब है कि इसकी एक वैश्विक पहचान है और कोई और अपने आम को मलिहाबादी दशहरी कहकर नहीं बेच सकता। ये खेती से आगे बढ़कर ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात की कहानी है। यही बात प्रतापगढ़ के आमले और प्रयागराज के अमरूद पर भी लागू होती है। यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। हमारे स्रोतों में गंगा, यमुना, घाघरा जैसी इतनी बड़ी बड़ी नदियों का जिक्र है, पूरा एक नदी तंत्र है। लेकिन फिर एक आंकड़ा कहता है कि 71% सिंचाई नलकूपों से हो रही है। मतलब नदी किनारे बसे प्रदेश में पानी जमीन के नीचे से खींचा जा रहा है। ये विरोधाभास क्यों? ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही उत्तर प्रदेश की कृषि की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसकी जड़ें 2-3 चीजों में हैं। पहली, शारदा नहर जैसी विशाल नहर प्रणालियां तो हैं, लेकिन उनका पानी हर खेत तक नहीं पहुंच पाता। और जहां पहुंचता भी है, वहां उसकी सप्लाई मतलब निश्चित नहीं होती। किसान को जब पानी चाहिए तब चाहिए। नलकूप उसे ये आजादी देता है। और शायद छोटे किसानों के लिए ये ज्यादा आसान और सस्ता भी पड़ता होगा। बिल्कुल। लेकिन इसका नतीजा भूजल का अंधाधुंध दोहन। हमारे स्रोत बताते हैं कि भूजल विभाग कई ब्लॉकों को डार्क जोन या क्रिटिकल घोषित कर चुका है, जहां भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। तो एक तरफ अन्न भंडार होने की उपलब्धि है, तो दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी तैयार हो रहा है। और यही उपजाऊ जमीन और पानी की उपलब्धता सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं रही होगी। इसने जरूर प्रदेश के शुरुआती उद्योगों को भी आधार दिया होगा। रही है वो है एक जनपद एक उत्पाद, यानी ओडीओपी योजना। यह पारंपरिक उद्योगों को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। जैसे अलीगढ़ के ताले और मुरादाबाद का पीतल का काम, जिनकी अपनी एक ऐतिहासिक पहचान है। फिरोजाबाद की सुहाग नगरी, जहां पीढ़ियों से कांच की चूड़ियां बन रही हैं। और कानपुर, जिसे कभी पूर्व का मैनचेस्टर कहते थे, अपने चमड़े के काम के लिए जाना जाता है। सही कहा। और अगर खनिजों की बात करें तो वो मुख्य रूप से दक्षिण के पठारी इलाकों में मिलते हैं। सोनभद्र को तो ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि वहां सिंगरौली में कोयले के बड़े भंडार हैं। इसी तरह ललितपुर में यूरेनियम और बांदा में हीरे के संकेत भी मिले हैं।
तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि, पारंपरिक उद्योग और खनिज, ये 3 बड़े स्तंभ हैं। अर्थव्यवस्था से अब पहलू पर आते हैं जिसके लिए यूपी शायद दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी कला, संस्कृति और पर्यटन। स्रोतों में 3 सर्किट का जिक्र है: रामायण, कृष्ण और बौद्ध सर्किट। ये सर्किट सिर्फ पर्यटन के रास्ते नहीं हैं, ये भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भूगोल की धमनियों की तरह हैं। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, सारनाथ, ये वो जगह हैं जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। इनके अलावा आगरा में ताजमहल जैसा विश्व धरोहर है। और त्योहार, प्रयागराज का कुंभ मेला जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है, या बरसाना की लठमार होली, ये तो अपने आप में ही अद्भुत है। और इसे पूरा करती है यहाँ की कला। कथक का लखनऊ घराना हो या लोकगीत जैसे बिरहा, कजरी और आला, जो गांव-गांव में आज भी जिंदा हैं। ये सांस्कृतिक समृद्धि ही इस प्रदेश की असली आत्मा है। क्या है, हम कहाँ पहुँचते हैं? उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ हर मोड़ पर विरोधाभास और संभावनाएं एक साथ खड़ी दिखती हैं। यहाँ एक तरफ अन्न भंडार है तो दूसरी तरफ सूखती जमीन, एक तरफ IIT, IIM है तो दूसरी तरफ 20% का महिला पुरुष साक्षरता का अंतर। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनती है कि प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति इसकी युवा आबादी है, इसका जनसांख्यिकीय लाभांश। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ये अपने संसाधनों, चाहे वो पानी हो, जमीन हो या मानव संसाधन, और विकास की दौड़ के बीच संतुलन कैसे बनाता है। जैसा कि हमारे स्रोत कहते हैं, ये वाकई असीम संभावनाओं का प्रदेश है, लेकिन उन संभावनाओं को हकीकत में बदलने का रास्ता वो चुनौतियों से भरा है। और जेवर जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि यह नई कनेक्टिविटी न केवल इसकी अर्थव्यवस्था को, बल्कि उस प्राचीन सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को कैसे बदलेगी जो हजारों वर्षों से इसकी पहचान रहा है।